बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को क्रैक करने के लिए बिहार के इतिहास पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सत्र में हमारी चर्चा के जो मुख्य विषय होंगे वो प्राचीन बिहार में पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य, वैदिक संस्कृति का विस्तार, जैन एवं बौद्ध धर्म की सांगीतियां और विशेषताएं, और मगध साम्राज्य के तहत जो मौर्य प्रशासन था उसकी बारीकियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा मध्यकालीन बिहार का इतिहास होगा उसमें हम बख्तियार खिलजी का आक्रमण, कनौट वंश, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक और मौद्रिक सुधार और मुगल काल में जो बिहार की स्थिति थी उसके बारे में क्रक्स में, ठीक है, वन लाइन के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आधुनिक बिहार, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये प्रीलिम्स के लिहाज से। तो आधुनिक बिहार में जो जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह रहे हैं, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान के बारे में, पृथक बिहार राज्य के उदय के बारे में, पत्रकारिता का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई, आपने कितना रिवीजन किया है। अभियान 72 की इस नई वीडियो में मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम बिहार के संपूर्ण इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से हमने इसे ऑलरेडी 3 वीडियो में कवर कर लिया था। इससे पहले संकल्प 72 के अंतर्गत, जिसमें हमने अलग अलग इन तीनों सेगमेंट की वीडियो बनाई थी, वहां पर इसका विस्तारित रूप आपको मिलेगा। हम यहाँ क्रक्स के रूप में लेकर आए हैं, क्रिस्प तरीके से हम इसे आज पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दृष्टि आईएएस ने पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस साल की सबसे बड़ी छूट उपलब्ध कराई है। यानी अब आपको, अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर सबसे कम प्राइस पर मिलने वाला है। और अगर आप 73वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी से रिलेटेड फाउंडेशन कोर्स आपको इस साल दृष्टि में, चूंकि सबसे बड़ी छूट है इसलिए सबसे कम प्राइस पर मिलेगा, जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे बीपीएससी 73वीं फाउंडेशन कोर्स के साथ, जिसमें आपकी 73वीं बीपीएससी को टारगेट किया जाएगा। तो चूंकि इस साल की सबसे बड़ी सेल है तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि आपको सभी कोर्सेज बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सबसे कम प्राइस पर मिलने वाले हैं। ये जो सेल है, फेस्टिव लर्निंग सेल, ये 26 अगस्त से 30 अगस्त तक ही उपलब्ध रहेगी, ध्यान रखिएगा। यानी आपको सभी कोर्स लोवेस्ट प्राइस ऑफ द ईयर पर प्रोवाइड होंगे। कहां से ले पाएंगे आप ये सारे कोर्स? दृष्टि लर्निंग ऐप से। तो ध्यान रखें, जो 72वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए बढ़िया मौका है, आपको टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो 73वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स भी बहुत कम प्राइस पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं अगले वीडियो की, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं 3 हिस्सों के रूप में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वैसे ही हम बिहार को भी 3 खंडों में पढ़ेंगे। बिहार के इतिहास को प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। तो सबसे पहले हम प्राचीन बिहार के इतिहास में पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानेंगे। देखिए, इसलिए जरूरी है ये क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत से स्थान है जो पाषाण काल के संबंध से रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसलिए हम स्पेसिफिकली उन सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो पाषाण काल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं, किसके? पुरापाषाण काल के। और इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक यानी खुरपी आदि शामिल है। यह अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन और पेमार घाटी में, और मुंगेर की भीमबांध पैसरा में, और भागलपुर के राजपोखर और मालीजोर में प्राप्त हुए हैं। साथ में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा से यहाँ के साक्ष्य देखने को मिले हैं बिहार में। इसलिए हमने पुरापाषाण काल या पाषाण काल को इसके अंतर्गत शामिल किया है ताकि आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, ठीक है। इसके अतिरिक्त गया जिले की शेर घाटी में भी प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा हिस्सा है इसका मध्य पाषाण काल, और इस काल के अवशेष किसके अंतर्गत मिले हैं? मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार और नोक वाले औजार मिले हैं। अगला है नवपाषाण काल, ठीक है।
इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो कहां से मिले हैं? चिरांद से। कहां पर स्थित है? सारण में। मनेर से। मनेर कहां पर स्थित है? पटना में। चेचर व श्वेतपुर से, जो कि है वैशाली में। ताराडीह से भी मिले हैं, जो कि गया में है, तथा सेनुआर से भी मिले हैं, जो कि रोहतास से संबंधित है। तो इन स्थानों को आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। यह चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चिरांद कहां पर है? सारण में है। अगला हिस्सा ध्यान रखिएगा, पाषाण काल के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इस काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चिरांद से यानी सारण से, सोनपुर से यानी सारण से, मनेर यानी पटना, चीचर यानी वैशाली, राजगीर यानी नालंदा, सेनुआर यानी रोहतास तथा ओरियम यानी भागलपुर से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों में काले एवं लाल मृदभांड यानी ब्लैक कलर के एंड रेड कलर के जो बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं। इनके प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था पाषाण काल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम वैदिक जो काल था, वैदिक काल के बारे में जानेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा हम क्रक समझने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे हम प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में ही जानेंगे। ठीक है, तो जैन ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और इन ग्रंथों की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? जैन धर्म के संबंध में ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र, सूत्र कृतांग और भगवती सूत्र। इन 3 ग्रंथों की ध्यान रखें, श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कल्पसूत्र, सूत्र कृतांग और भगवती सूत्र। प्राचीन बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों क्या थे? प्राचीन बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र थे। दूसरे देशों से भी लोग या विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में अश्मक, कौन सा महाजनपद? अश्वक महाजनपद कहां से संबंधित था? दक्षिणी भारत से संबंधित था। तो 16 महाजनपदों में अश्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। खासतौर पर किस नदी? गोदावरी नदी के किनारे यह स्थित था। नंद वंश को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता माना जाता है, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता कौन है? नंद वंश। ठीक है, राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। विदेह यानी मिथिला को मगध राज्य में मिलाया था, किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, कलिंग युद्ध एवं उससे संबंधित परिणामों का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। किसके 13वें शिलालेख में? अशोक के। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि क्या कहलाती थी? अपराहत कहलाती थी। और इस तरीके के प्रश्नों को डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो सही जोड़ी में या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न फ्रेम करके। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी, ये 3 जनपद थे जो कहां थे? बिहार में थे, मगध और वज्जी। ठीक है, नोट करिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में आयोजित हुई थी। शासनकाल किसका था? कालाशोक का शासनकाल था। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्गों में विभाजित था? राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। ध्यान रखेगा। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? पद का नाम बताइए। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? धम्म महापात्र की। ध्यान रखिएगा, किसकी? धम्म महामात्र की। ठीक है, नोट करिएगा, धम्म महामात्र। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। स्कंदगुप्त के हूण आक्रमण के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भित्री स्तंभ लेख से। कहां से? भित्री स्तंभ लेख से। अब वैदिक काल के बारे में समझते हैं। शतपथ ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का पहली बार जो जिक्र मिलता है। लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं, जो बिहार रीजन है, बिहार क्षेत्र है, वो कहां पर चर्चा में आया था? तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह यानी वर्तमान में जो तिरहुत रीजन है, विदेह यानी वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट, तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें सदानीरा के रूप में कौन सी नदी अस्तित्व में थी? गंडक रिवर। सदानीरा के रूप में वर्तमान जो गंडक नदी थी उसकी चर्चा की गई है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव को ही बिहार यानी उत्तरी बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है, जो संभवतः प्राकृत भाषा से जो ये शब्द हैं वो लिए गए हैं। प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। गणतांत्रिक में व्यवस्था का मतलब जिसमें जनता का शासन हो। गण मतलब जनता होती है ना, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों में से 3 अंग, मगध और वज्जी कहाँ थे? बिहार में थे। अंग के बारे में समझते हैं। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राजधानी बताई गई अंग राज्य की क्या? चंपा। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ध्यान रखिएगा, भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग ने क्या कहा? चेन्नप्पा। चेन्नप्पा, चेन्नप्पा। ह्वेनसांग ने क्या कहा? चेन्नप्पा कहा। मगध के बारे में समझते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, कालांतर में मगध की राजधानी बनी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई और यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। वज्जी, यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली की लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंड ग्राम के एक ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। किसके समय में? बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। मगध साम्राज्य और उसके उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। हालांकि विस्तार से हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, फिर भी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। धीरे धीरे इसने तत्कालीन शक्तिशाली महाजनपदों जैसे कोसल, वत्स, अवंती आदि को अपने में मिला लिया और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के काफी बृहद क्षेत्र तक हो गया तथा इसे महाजनपद से आगे जाकर एक साम्राज्य का स्वरूप इसने ले लिया। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी और इसके अतिरिक्त आधुनिक पटना, देखिए जब हम बिहार का मैप बनाते हैं ना, ठीक है, मगध यहाँ था। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा जो आधुनिक पटना एवं गया जिले थे वो इसमें शामिल थे उस समय, और इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। चारों ओर से 5 पहाड़ियों से ये घिरी हुई थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भगवान बुद्ध के पूर्व कौन? एक तो बृहद्रथ, दूसरा जरासंध, ये दोनों यहाँ के क्या हुए? प्रतिष्ठित राजा थे। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी, यहां तक यह विस्तृत थी। तो मगध के बारे में ही कहा गया कि मगध की जो सीमा थी वह उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ठीक है, पूर्व में चंपा भागलपुर में था, ठीक है, और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो नोट करिएगा, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके 5 महाव्रत या अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन साहित्य के बारे में ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। ठीक है, जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेध का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा
उवासद दशाओं में हूण शासक तोरमाण का वर्णन है। तो किनमें क्या क्या वर्णन है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है सही जोड़ी बना दे, हो सकता है सही जोड़ी के रूप में 4 चीजें लिख दे कि विधि निषेध का विवरण कहाँ पर है, आचार नियम विधि निषेध का विवरण कहाँ है, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ पर है, हूण शासक के तोरमाण का वर्णन कहाँ पर है, हूण शासक तोरमाण का वर्णन कहाँ है। और इस तरीके से आपसे सही जोड़ी बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है। भद्र बाहुचरित, भद्र बाहुचरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, यानी उससे पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्यकाल की घटनाएं हैं उसके बारे में। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मौजूद है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, भगवती सूत्र द्वारा एक तो महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, दूसरा इसमें 16 महाजनपदों के बारे में भी चर्चा की गई है, जो कि हमने अपनी शुरुआती क्लास में बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जैन धर्म के तीर्थंकर उनके प्रतीकों के बारे में, यानी हर एक तीर्थंकर को उनके प्रतीकों के रूप में याद किया जाता है। जैसे हम बात करें ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक है वृषभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजितनाथ, इनका प्रतीक है गज। संभवनाथ, इनका प्रतीक है अश्व। अभिनंदन नाथ, प्रतीक है कपि। सुमतिनाथ, क्रौंच। पद्म प्रभु, इनका प्रतीक है पद्म। सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक है चंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीर्थंकर में ही सुविधिनाथ, इनका प्रतीक है मकर। शीतलनाथ, श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ, गेंडा। पूज्यनाथ, महेश। विमलनाथ, वराह। अनंतनाथ, शेन। धर्मनाथ, प्रतीक है वज्र। शांतिनाथ, प्रतीक है मृग। ठीक है, कुंथुनाथ, इनका प्रतीक है अज। अरनाथ, इनका प्रतीक है मीन। मलिनाथ, प्रतीक है कलश। मुनि सुव्रत, प्रतीक है कूर्म। नामीनाथ, प्रतीक है नीला कमल। अरिष्टनेमी, प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सर्प। महावीर, इनका प्रतीक है सिंह। ध्यान रखिएगा। और अमूमन माना जाता है कि इन प्रतीकों के आधार पर ये लोग अपने घर में कुछ पूजा पाठ भी करते हैं। ठीक है, हालांकि अमूमन जैन धर्म के लोग मंदिर जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और मंदिर में जाकर ही वो पूजा करते हैं, आप ये जानते ही होंगे। अब हम जैन सांगीतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रथम है 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में आपको ये 300 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलेगा। स्थान था पाटलिपुत्र, बिहार। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इसका परिणाम क्या हुआ, जो प्रथम सांगीति हुई थी, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन। कौन कौन से संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर। ठीक है, चलिए दूसरी जो हुई वो है द्वितीय सांगीति। द्वितीय है जैन सांगीति, कहां पर, 513, समय ध्यान रखिएगा, 513 ईस्वी, आपको कहीं कहीं 526 ईस्वी भी मिलेगा। ठीक है, स्थान था वल्लभी, गुजरात। कहां पर, वल्लभी, गुजरात। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रमण। अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रमण। इसमें क्या कार्य हुआ, तो इसमें जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध यानी लिखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रमुख सांगीति नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, नोट करिएगा कौन कौन सी। सबसे पहले घटना अगर है जन्म की घटना में, तो चिन्ह प्रतीक है कमल व सांड। ठीक है, अगर गृह त्याग की घटना है तो प्रतीक है घोड़ा। अगर ज्ञान प्राप्ति की घटना है तो प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष। अगर निर्वाण की घटना है तो प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। मृत्यु यानी महापरिनिर्माण की घटना है तो प्रतीक क्या है, स्तूप। चक्र की बात की जाए तो इसे कहा जाता है प्रथम उपदेश। तो जब भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था तो ये इसका मतलब है, इसका चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक है चक्र। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। कौन कौन से 4 दृश्य हैं, आप जानते हैं। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी यानी प्रसन्न मुद्रा में व्यक्ति। इन चारों से उनको जो प्रेरणा मिली उससे उनकी वैराग्य की भावना उठी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया और इनको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके थे।
ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस आम्र उद्यान में रुके थे? अनुपीय नामक एक आम्र उद्यान में, आम के बगीचे में रुके हुए थे। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से उनकी भेंट हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रारंभिक गुरु थे बुद्ध के। कौन कौन से? नोट करिएगा। सबसे पहले सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम, और दूसरे राजगृह के आसपास धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों उनके प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अधिक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध एवं तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। सुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और इससे क्या हो गए? अतिसार से वो पीड़ित हो गए। शिष्य का नाम क्या था? चुंद, नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो मृत्यु के पूर्व कुशीनीरा के परिव्राजक सुब्रत को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अगर पूछा जाए कि अंतिम उपदेश किसे दिया था? परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगहों पर, कहाँ? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बटद्वीप भेजा गया। और यहाँ पर क्या किए गए? स्तूप बनाए गए, ठीक है। और यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बेहद, आप जानते हैं, चर्चा में रहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने आम जनता की जो भाषा है पाली, उसमें उपदेश दिया। सृष्टि दुखम, क्षणिक एवं आत्मविहीन है, ये बात कही। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार किया है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब बौद्ध धर्म की हम त्रिरत्न की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की हम 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख है, दुख का कारण है ना, ये सब जो आपने सुना होगा ना, और दुख का निवारण है। ये किससे संबंधित है? ये दरअसल बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों से ही संबंधित है। अब है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा यानी किसी भी चीज का जो मध्य मार्ग है उसकी बात किसने की? महात्मा बुद्ध ने ही की है, ठीक है। तो इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग भी इसे कहा जाता है। और इनके 8 सोपान कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये आपने देखा क्या है, इनके 8 सोपान है, ठीक है। अब हम इन्हीं के संदर्भ में बौद्ध धर्म के संबंध में दर्शन पर बात करेंगे। अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं था उनका। शून्यतावाद, शून्यतावाद का मतलब क्या? संसार की समस्त वस्तुएं या जो पदार्थ है वो क्या है? सत्ताहीन है, शून्य है। इसे ही उन्होंने क्या कहा है? शून्यतावाद कहा है। अनात्मवाद, अनात्मवाद देखिए, क्योंकि ये सारे दर्शन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, इसलिए नोट करिएगा। अनात्मवाद का मतलब है आत्मा के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं है। तो ये दर्शन किससे संबंधित है? ये संबंधित जैसे अनीश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद यानी संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं वो क्या है? शून्य है, ध्यान रखिएगा, पदार्थ सत्ता विहीन है। अनात्मवाद यानी आत्मा के अतिरिक्त विश्वास उनका नहीं। और अगला है क्षणिकवाद, यानी संसार में कोई भी चिर स्थिर नहीं है, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली है।
क्षणिक समय के लिए ही है। ये चारों दर्शन संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध सांगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन्हीं के नाम से तीनों जाने जाते हैं। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैसे मिलिंदपन्हो। इनमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर जो वार्ता हुई है उसका वर्णन मिलता है। दूसरा है दीपवंश। ठीक है, क्या? दीपवंश। तो इसमें सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में रचित यह पहला ग्रंथ माना जाता है, किसे? दीपवंश को। ठीक है, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध सांगीतियां, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विचार विमर्श रहे हैं उन्हें लेकर कहां पर हुए विचार विमर्श? बौद्ध सांगीतियों में हुए हैं, और उनके माध्यम से ही कुछ संकलन निकलकर सामने आते हैं। पहली बौद्ध सांगीति हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। अवधि क्या थी इसकी? 483 ईसा पूर्व। शासनकाल किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और कार्य क्या हुआ? बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। द्वितीय बौद्ध सांगीति हुई कहाँ? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के समय। और उस समय अध्यक्ष थे सक्कामी यानी सर्वकामी। और इस समय क्या कार्य हुआ? भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। तृतीय जो बौद्ध सांगीति हुई वो हुई कहाँ? पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व के समय, अशोक के शासनकाल में। और इस समय अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। ठीक है, और इस समय क्या हुआ कार्य? अभिधम्म पिटक यानी जो तीसरा पिटक था उसका संकलन हुआ। फिर चौथी बौद्ध सांगीति हुई कुंडलवन में। कहां पर? कश्मीर में, जिसका जो समय बताया जाता है वो लगभग ईसा पूर्व की जो प्रथम शताब्दी है, माफ कीजिएगा, ईसा की जो प्रथम शताब्दी है उसे कहा जाता है इसका समय। शासनकाल कनिष्क का था, और उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इस समय क्या कार्य हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। और हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासांघिक जो व्यक्ति थे वो इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो ये थी 4 बौद्ध सांगीति। अब हम देखते हैं अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और जो क्षेत्र जिन देशों में भेजे गए हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा गया श्रीलंका। दूसरे महारक्षित, इनको भेजा गया यमन देश। तीसरे हैं मध्यम, इन्हें भेजा गया हिमालयवर्ती देश। महादेव, इन्हें भेजा गया महेश मंडल मैसूर। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र भेजे गए। सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि भेजे गए। अगर बात करें मझंतिक की तो इन्हें कश्मीर एवं गांधार भेजा गया। ठीक है, मझंतिक को। रक्षित को भेजा गया वनवासी यानी कर्नाटक। ठीक है, तो ये ध्यान आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब अशोक के शिलालेखों में जो वर्णित विषय वस्तु थी हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला शिलालेख जो बताता है अशोक का, वो पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, इस बारे में चर्चा करता है। जो पहला शिलालेख था किसका? अशोक का, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये बात कही गई है। ठीक है, जो दूसरा शिलालेख है उसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र यानी चेर की चर्चा की गई है। तो सत्यपुत्र एवं केरल की चर्चा की गई है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख धर्माचरण के भेरी घोष द्वारा धम्म घोष में बदल जाना, ये इसमें शामिल है। किसमें? चौथे शिलालेख में। धर्माचरण का जो भेरी घोष था उसका धम्म घोष में बदल जाना, ये चौथे शिलालेख में शामिल है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसमें? 5वें शिलालेख में। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, इस बारे में चर्चा है 6वें शिलालेख में। 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। सभी संप्रदायों की में सहिष्णुता की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 8वां शिलालेख, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है 10 वर्ष में। ठीक है, 10वें वर्ष है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा की गई है और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है।
10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख, धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 5 यवन राज्यों का वर्णन है। अपराध करने वाली 8 जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है कि जनता धार्मिक जीवन जिए, धार्मिक उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्षों के बारे में नोट करिएगा। पण्याध्यक्ष जो वाणिज्य का अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष कहलाता था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहलाता था। सुराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष कहलाता था। कुप्याध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष कहलाता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। अष्टपटालाक्ष, ठीक है, पटलाध्यक्ष कहा गया, जो महालेखागार था। ठीक है। महालेखागार, अब हम क्या क्या नाम बोलते हैं पॉलिटी में इसको, जल्दी बताइए। देवताध्यक्ष, जिसे हम धार्मिक संस्थाओं का प्रमुख मानते हैं, उसे देवताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। अब प्रमुख व्यापारिक संगठनों के बारे में ध्यान रखिएगा। श्रेणी के और शिल्पकारों के संगठन, तो जो श्रेणी है वो शिल्पियों का संगठन था। निगम जो थे वो व्यापारियों का संगठन था। संघ देनदारों और महाजनपदों का संगठन था। सार्थवा कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी था, जो अनाज से संबंधित होता था। ठीक है। मौर्यों की राज की मुद्रा थी पर्ण, ध्यान रखेगा, और मुद्राओं का परीक्षण करने वाला जो अधिकारी था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। अब कौन कौन से है ये भी नोट करिएगा। तो कारशापण, पर्ण और धारण, यह चांदी का बना होता था। सुवर्ण एवं निष्क, यह सोने का बना होता था। माशक एवं काकणी, यह तांबे का सिक्का होता था। तो इस तरीके से इनका नाम भी था और किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था, ये भी चीजें शामिल है। अब हम बिहार के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति थी वो देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले प्रथम मुस्लिम विजेता के बारे में। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। उसने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, ध्यान रखिएगा। मुख्य केंद्र एवं राजधानी, बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। उसने विजित प्रदेशों की राजधानी लखनौती यानी लक्ष्मणवटी को बनाया था। फिर इल्तुतमिश का अभियान कब शुरू हुआ? 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार किया और मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तुगलक काल और बिहार शरीफ, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और इस समय का प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम यानी मलिक बया था, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसने 1324 ईस्वी में बंगाल विभाजन से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरसिंह देव को हराया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। शेरशाह सूरी यानी सूरवंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है बिहार के लिहाज से। प्रारंभिक जीवन की बात करें इनकी तो जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम था फरीद तथा पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। उपाधियों की बात करें तो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर इसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध नोट करिएगा। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी, इसमें शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया। फिर चौसा का युद्ध 26 जून 1539, हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540, हुमायूं को अंतिम रूप से हराकर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। कन्नौज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक कार्य की बात करें तो 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित कर बिहार की राजधानी बनाया। कब? 1541 में। इसकी चर्चा अब्दुल्लाह की रचना तारीख दाऊदी में मिलती है। रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली की किलाई कोहना मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया था। भूमि माप के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया तथा काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई। चांदी, अब थोड़ा सा हम उनके जो आप कह सकते हैं पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी समझते हैं। शुद्ध चांदी का रुपया लगभग 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया, जिसका अनुपात 1:64 था।
मृत्यु के बारे में ध्यान रखिएगा। 22 मई 1545 को कालिंजर में एक हथगोला फटने से उनकी मृत्यु हुई। निगरानी करने के लिए गए थे, ध्यान रखिएगा। और इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, जो एक झील के बीच में अष्टकोणी बना हुआ है। ठीक है, सासाराम का मकबरा फेमस भी है, आप जानते हैं। ठीक है, आजकल लोग रोहतास जिले को रोहतास से कम सासाराम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, चलिए मुगल काल में बिहार के बारे में समझते हैं कि मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी। अकबर के काल के बारे में चर्चा करते हैं, यानी 1574 से लेकर 1576 के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं हम वो समझेंगे। अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया तथा 1576 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। अब इसी प्रांत का दर्जा कब दिया, तो ध्यान रखिएगा 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत यानी सूबा घोषित किया और उसने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया, जिन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जहांगीर का काल, इसके समय खोखरा देश यानी छोटा नागपुर क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हुआ, जहां से सोने की प्राप्ति का उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। 1621 ईस्वी में 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। ठीक है, अजीमुशान और पटना के बारे में समझते हैं। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर उसे अजीमाबाद नाम दिया और इसलिए पटना के पुराने नामों में अजीमाबाद भी आता है। ठीक है, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक, फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक पटना यानी बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। जो चीजें पहली हैं बिहार में स्पेसिफिकली हुई हैं उन्हें हमने यहाँ शामिल किया है। बिहार के प्रमुख स्थानीय राजवंश, बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो संकल्प 72 की जो हमारी मध्यकालीन की वीडियो थी उसमें मैंने बहुत डिटेल से बिहार के मध्यकालीन इतिहास को कवर किया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, रिविजन के लिए। मिथिला का कर्नाट वंश, इसकी स्थापना नानीदेव ने 1097 से 98 ईस्वी में की, जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली। इसकी राजधानी कहाँ है, सिमरावगढ़ में, वर्तमान नेपाल में। ठीक है, उस समय थी। अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश के काल में ही मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ। ठीक है, वैनवार वंश, ये क्या है, ये बिहार के जो प्रमुख स्थानीय राजवंश है हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वैनवार वंश 14वीं सदी में तिरहुत में स्थापित हुआ, जिसके प्रसिद्ध शासक शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति थे। और विद्यापति के बारे में आप जानते हैं बहुत ही फेमस कवि है ये। ठीक है, इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, चर्चा में रहे हैं साल भर। तो बिहार में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यापति जी से, तो आप नोट कर लीजिएगा इनके बारे में। दरभंगा राजवंश, इसकी स्थापना महेश ठाकुर ने की थी, जिन्हें अकबर ने पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दिया था। और इस वंश के चंद्रेश्वर ने कृत्य रत्नाकर ग्रंथ का संकलन किया था। चेरो राजवंश, पाल वंश के पतन के बाद शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में ये उभरा। इसके शासक फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। पलामू के सबसे महान चेरो शासक थे मेदिनी राय। ठीक है, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक 1324 ईस्वी में मालवा के मूल निवासी देवराज संतन सिंह कहा गया, इन्होंने चेर राजा सहजबल को मारकर भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। कालांतर में राजा नारायण मल के समय बक्सर इनका जो था वह प्रमुख केंद्र बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नूहानी वंश, सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 ईस्वी में दरिया खां नूहानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद उसके पुत्र बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शान नूहानी नामक नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। ठीक है, अब हम आते हैं आधुनिक बिहार में। आधुनिक बिहार में भी यूरोपीय के आगमन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ बनी, डचों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई कहाँ, 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में। ठीक है, अंग्रेजी शासन की बात करें तो प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई। इसके द्वारा बिहार पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो ये 3 ईयर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 1757 ध्यान रखना है, फिर प्लासी की लड़ाई 1764 ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765।
इन तीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब प्रमुख जनजातीय एवं स्थानीय विद्रोहों के बारे में समझते हैं। लोटा विद्रोह हुआ 1856 में। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरोध में किया गया था। ठीक है। दूसरा, संथाल विद्रोह 1855-56, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू भैरव और चांद थे। ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, इसे उलगुलान भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जिन्हें 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ लिया गया था। अंततः 1900 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी हैजा बीमारी के कारण। ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914-15, जात्रा भगत के नेतृत्व में उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। डिटेल से हमने कवर किया है। बिहार की प्रमुख जनजातियों के रूप में एक अलग वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। हमने ये सारी जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है। 1857 का विद्रोह और बिहार, शुरुआत बिहार, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो कि वर्तमान झारखंड में है, इसके रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के मुख्यालय से। ठीक है। पटना में नेतृत्व कब से शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह संगठित होने के क्रम में पटना में इसकी शुरुआत हुई। जगदीशपुर का विद्रोह नोट करिएगा। जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों के साथ मिलकर शाहाबाद जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट रोल चंपारण सत्याग्रह का है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। 1917। ठीक है। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। कब हुआ? 10 अप्रैल 1917 को। कारण क्या था? नील की खेती को लेकर कारण शुरू हुआ था, आप जानते हैं। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो तिनकठिया पद्धति, किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने की विवशता, यानी अनिवार्य रूप से उन खेती करने का जो दबाव बनाया गया, उसके विरुद्ध में ही यह शुरू हुआ। और इसे लेकर गांधी जी ने अलग अलग जाकर बातचीतें भी की थी, उसके बाद जांच समिति भी बनाई गई थी। ठीक है। तो जुलाई 1917 में उपराज्यपाल एडवर्ड गेट द्वारा चंपारण कृषि समिति का गठन और FG स्लाई की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके सदस्य कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं विद्यापीठ 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया, जिसके कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बने। ठीक है। सदाकत आश्रम बहुत चर्चा में था। सदाकत आश्रम मजहरुल हक ने दीघा यानी पटना के पास खैरुलमिया द्वारा दान की गई जो जमीन है उस पर निर्माण काम करवाया और 30 सितंबर 1921 को उन्होंने द मदरलैंड अखबार निकाला। यहां से ही निकाला था, सदाकत आश्रम से। ठीक है। ध्यान रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मित्र ने इसका गठन किया। किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले नमक सत्याग्रह 1930। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर हुआ। पटना में इसका नेतृत्व अंबिका कांत सिंह और मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया। और जानती हैं आप श्री कृष्ण सिंह कौन है? जल्दी बताइए कौन है? बहुत ही फेमस व्यक्तित्व माने जाते हैं बिहार के, है ना। क्या बने थे अंततः? बताइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। बिहार में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में
प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942, ये भयावह घटना मानी जा सकती है। 11 अगस्त, माफ कीजिएगा, 11 अगस्त 1942 पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस की गोलीबारी में 7 विद्यार्थी रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, देवी पद चौधरी, जगतपति कुमार और राम गोविंद सिंह शहीद हुए थे। अगला, आजाद दस्ता, इंपॉर्टेंट है, नोट करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में इसका पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। कब? मार्च अप्रैल 1943 को खुला। ठीक है, जिसके निदेशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, स्वराज ट्रेन घटना इंपॉर्टेंट है। आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा रेलगाड़ियों पर कब्जा कर आंदोलन के प्रचार के लिए चलाई गई ट्रेन को क्या नाम दिया गया? स्वराज ट्रेन नाम दिया गया। ठीक है, अब बिहार राज्य का उदय। बिहार राज्य भारत स्वतंत्र तो होता है। ठीक है, घोषणा एवं गठन की बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और ओडिशा को मिलाकर एक नए प्रांत की बात की और उसे बंगाल प्रांत से अलग करने की बात की। तो बिहार की गठन की घोषणा यहीं से होती है। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा और झारखंड का पृथक्करण, तो उड़ीसा प्रमंडल 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया प्रांत बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होकर एक नए राज्य के रूप में, 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब बिहार में पत्रकारिता के इतिहास के बारे में समझते हैं। तो द बिहार हेराल्ड, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया। दूसरा, बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1872 में कलकत्ता में स्थापित हुआ और 1874 ईस्वी में पटना से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। तीसरा, सर्वहितैषी, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जो 1890 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ। अगला, द सर्च लाइट, इसका प्रकाशन हुआ 15 जुलाई 1918 से शुरू हुआ और इसके प्रथम संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, नोट करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हो सकते हैं बिहार की प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, आधुनिक बिहार से। अब आप इससे अगर बहुत डिटेल में चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी संकल्प 72 के रूप में। तीनों अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, आप तीनों अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपके रिवीजन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसे कम, क्रक्स और क्रिस्प तरीके से प्रदान किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।